नमस्ते दोस्तों, परमाणु की संरचना चैप्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रदरफोर्ड मॉडल के दोष के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या-क्या खामियां थी रदरफोर्ड के मॉडल में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम अपने सोलर सिस्टम को जानते हैं, सौर मंडल को जानते हैं, जहां सूरज के गोल गोल कई सारे ग्रह घूमते हैं और इसी तरीके से, इसी तर्ज पे रदरफोर्ड का मॉडल अगर हम देखें तो वो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के घूमने की बात करते हैं। दोस्तों, एक बात पे चर्चा करना बेहद जरूरी है कि सूरज के अराउंड हमारे प्लैनेट्स घूमते, हमारे ग्रह घूमते क्यों हैं, और इसका रीजन आपको पता है। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसका मेजर कारण है, जिसको निकालना भी हमें आता है। G कांस्टेंट है, m1 m2 मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r स्क्वायर, जो दोनों में दूरी है उसका स्क्वायर से गुरुत्वाकर्षण बल हम निकालते हैं। और ये एक शक्ति है, सूरज और प्लैनेट के बीच में लगने वाली बल है, जो उन लोगों को बांध के रखती है और सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने देती है। ठीक इसी प्रकार अगर रदरफोर्ड मॉडल में बात करें हम, तो दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में भी फोर्स लगता है, जिसको कूलम फोर्स कहते हैं, कूलम बल। और वो भी गुरुत्वाकर्षण बल की तरह ही सिमिलर फॉर्मूला होता है उसका, जहां K कांस्टेंट होता है, Q1 में और Q2 चार्ज होते हैं दोनों में। Q1 न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, और दोनों में r स्क्वायर, जो दोनों के बीच की दूरी है, वो होता है। तो ये बल, ऐसा कहा जा सकता है कि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने के लिए ये बल लगाता है। मगर दोस्तों, इसमें एक ट्विस्ट और है, क्योंकि जब चार्ज ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है इस तरीके से, इस पर मैक्सवेल का एक सिद्धांत बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन लग रहा होता है। ठीक है, यही एक्सेलरेशन कूलम फोर्स हम लोगों को देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिशा बदल रही होती है, और आपको पता है कि अगर कांस्टेंट स्पीड बराबर भी हो और दिशा बदल रही हो तो फोर्स उस पे लग रहा होता है। फोर्स या तो वेलोसिटी बदलता है, या दिशा बदलता है, या दोनों बदलता है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन, जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन होगा ही, क्योंकि ma होता है फोर्स इक्वल टू, ये हमने पहले पढ़ रखा है, अब इसको और डिटेल में भी जानेंगे। तो सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। फोर्स हमने देखा कूलम फोर्स होता है, मगर उसके भी ऊपर एक ट्विस्ट ये है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ने ये सिद्ध किया था कि अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में अगर घूमता है तो वो ऊर्जा इमिट कर, उसका एनर्जी इमिट करता है, ऊर्जा निकलता है उससे। और अगर ऐसा होगा तो जो बड़ा ऑर्बिट है वो छोटा होते 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 आके न्यूक्लियस में मिल जाएगा। क्योंकि तो यही मॉडल में यहाँ अगर ये देखें कि अगर हम इलेक्ट्रॉन पे ये लगाएं तो ऐसा कहा जा, कैलकुलेट किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में मिलने में 10 की पावर -8 सेकेंड लगेगा। 10 की पावर -8 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में आकर के मिल जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं है, और यही खामी है रदरफोर्ड मॉडल की कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उनके हिसाब से जो मॉडल था, अगर वो वैसे चले तो इलेक्ट्रॉन तुरंत न्यूक्लियस में आकर के मिल जाएगा। मगर रदरफोर्ड ने ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस अपने ऑर्बिट में ही क्यों घूमता रह रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट करिएगा। ये एक मुख्य खामी है रदरफोर्ड मॉडल की। और जो दूसरा बड़ा दोष है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से कॉन्फ़िगर होते हैं, किस तरीके से संरचना उनकी होती है एटम में। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो ये दो मुख्य दोष हैं रदरफोर्ड मॉडल के। अब देख लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने परमाणु की संरचना पार्ट के रदरफोर्ड मॉडल के दोष के बारे में चर्चा करी, और आने वाले वीडियो में हम लोग बोर की परमाणु संरचना का मॉडल पढ़ेंगे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। और फिर से 12वीं कक्षा के फिजिक्स के चैप्टर में इस तरीके के टॉपिक आते हैं, तो अगर आप यहाँ सब कुछ समझ लेंगे तो वहाँ आपको बहुत सहायता मिल जाएगी। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, नोट्स लेते रहिएगा, और किताब में दिए गए प्रश्नों को भी जरूर बनाइए। धन्यवाद।